हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम इन द महायोगी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं डियर के फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमारा रनिंग में है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, राइट। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे और 3 फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने कवर कर ली है और 4th फ्लूइड की प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए डियर, तो 3 हमने कवर कर दी है, 4th है। तो जो हमारी 4th फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, राइट, जो 4th फ्लूइड की प्रॉपर्टी है डियर, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, चलिए, तो देखो डियर, अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली प्रॉपर्टी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली प्रॉपर्टी है, वो एग्जैक्टली एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टी है। समझा ना? जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारे लिक्विड हैं। सबसे पहले मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, समझा ना? अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स की बात करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लिक्विड हैं, समझा ना? जैसे कि मिल्क है, वो भी एक लिक्विड है। अल्कोहल की बात करें, वो भी एक लिक्विड है। अल्कोहल की बात करें, वो भी एक लिक्विड है, राइट। वाटर की बात करें, इट इज ऑल्सो ए लिक्विड। और इसके बाद कोई केमिकल हो सकता है, बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, समझा ना? बियर हो सकती है, सर जी, बियर भी जानते हैं आप। बियर जो लोग पीते हैं वो भी क्या है? एक लिक्विड है। तो इसी तरीके से बहुत वैरायटी के लिक्विड हमारे पास अवेलेबल हैं, समझा ना? और इनकी कोई ना कोई डेंसिटी है। मिल्क की डेंसिटी अलग है, अल्कोहल की डेंसिटी अलग है, केमिकल की डेंसिटी अलग है, बियर की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, राइट। चले, तो अगर जब डेंसिटी की आप बात करते हैं, समझा ना, तो इनमें सभी की डेंसिटी अलग अलग है, क्लियर और नॉट। परंतु समझा ना, इन सभी लिक्विड में बहुत सारे और भी लिक्विड हो सकते हैं, परंतु इनमें से एक ऐसा लिक्विड है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और जिसकी जरूरत आदमी को ज्यादा है। आदमी भी उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। वो कौन सा लिक्विड है? बियर मत बोल देना कि सर जी बियर है, इसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, समझा ना? तो डियर, यहां से अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो लिक्विड है वो वाटर है। और ये केवल वाटर ही नहीं, जिंदगी है, समझा ना? क्योंकि वो पानी नहीं पिएंगे तो आदमी थोड़ा जिंदा रह सकता है। यस, तो इसलिए जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी के दुनिया में लिक्विड हैं अर्थ पे जो एग्जिस्ट करते हैं, पर उनमें से जो वाटर है, समझ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए और बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया भी जाता है, राइट और रॉन्ग, और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है हमारे लिए, समझा ना? इसीलिए जितने भी लिक्विड है उन सभी लिक्विड में जो वाटर वाला लिक्विड है, इस वाटर को स्टैंडर्ड लिक्विड कहा जाता है। इस वाटर को स्टैंडर्ड लिक्विड कहा जाता है। तो लिक्विड में तो कौन स्टैंडर्ड है? वाटर को स्टैंडर्ड लिक्विड माना जाता है, समझा ना? चलिए, अभी केवल जितना बता रहा उतना समझो। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है इसके बारे में छोड़ दो आप। चलो, उसके बाद अगर गैसेज की बात करें, सर जी, समझा ना? अब मैं गैसेज की बात कर रहा हूं। बहुत सारी लिक्विड है और लिक्विड के साथ में बहुत सारी गैसेज भी तो हैं, यस। अब जितनी भी गैस हैं, समझा ना, गैस का भी सीन ऐसा ही है। सर जी, अगर आप गैस की बात कर रहे हैं, अगर आप गैस की बात करें तो गैस भी बहुत सारी है। जैसे कि एयर भी एक गैस है, हीलियम He, हाइड्रोजन H2, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, समझा नहीं, ये भी बहुत सारी गैस है, राइट, और ऑक्सीजन भी हो सकती है। पर तो इन सभी गैस में अगर बात करें तो कौन सी वो गैस है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आप कहेंगे सर जी, एयर एक ऐसी गैस है, समझा ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है माय डियर, वो एयर से मिलता है। तो एयर एटमॉस्फेयर में फ्री में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मिलती है, ये ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसलिए गैसेज के केस में जो एयर है उसे स्टैंडर्ड गैस कह दिया जाता है, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ आई? ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं गैस को भी तो आप फ्लूइड कह सकते हैं, ऑफ कोर्स, और लिक्विड को फ्लूइड कह सकते हैं। तो अभी तो मैं यहां पे बोला मैंने स्टैंडर्ड लिक्विड, यहां पे बोला मैंने स्टैंडर्ड गैस। तो स्टैंडर्ड लिक्विड है, स्टैंडर्ड गैस हो, इन दोनों को स्टैंडर्ड फ्लूइड कह सकते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब गैस भी आ चुका है और लिक्विड भी आ चुका है, यानी वो गैस भी हो सकता है, और गैस होगी तो फिर एयर होगी, और वो अगर वो स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड होगा तो गारंटी के साथ में वाटर ही होगा,
क्योंकि लिक्विड के केस में वाटर को ही स्टैंडर्ड लिक्विड कहा जाता है, तो गैसेज के केस में एयर को स्टैंडर्ड गैस या स्टैंडर्ड फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कह सकते हैं। राइट और रॉन्ग? चलिए तो देखो डियर, अब यहां पर समझा ना, लिक्विड में थोड़ा सा तुलना करते हैं। तो देखो रवैया क्या है, मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है ए, और जो ये लिक्विड ए है, इस लिक्विड ए की जो डेंसिटी है वो 3000 केजी पर मीटर के क्यूब है, 3000, राइट। और यू नो जो वाटर है माय डियर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? अगर वाटर की डेंसिटी की बात करें, ये भी लिक्विड है तो ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड की वाटर की डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर के क्यूब, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये रट्टा मार लेना डियर, इसका समझा ना, रट्टा मार लेना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। क्यों? क्योंकि माय डियर वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है और स्टैंडर्ड लिक्विड का डेटा याद होना चाहिए। क्लियर और नॉट? तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 केजी पर मीटर के क्यूब है, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रट्टा मारना पड़ेगा। ओके चलिए तो अब वाटर तो स्टैंडर्ड है, अब स्टैंडर्ड आदमी को सब जानते हैं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो वाटर को न पहचानता हो। हाँ, पर तो बियर को सभी नहीं जानते, किसी केमिकल को सभी नहीं जानते, समझा ना, पर तो वाटर को सब जानते हैं, दूध को सब जानते हैं, परंतु दूध महंगा है, फ्री में नहीं है और ना ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, वाटर इसलिए स्टैंडर्ड लिक्विड माना। तो यहां पे अगर बात को जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2000 ज्यादा है। अगर मैं कहूं कितना गुना ज्यादा है, तो आप कहेंगे लिक्विड ए की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है, समझा। अब ये जो कहा किसी भी लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के जितने गुना होगी, उस गुना को ही उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए की जो स्पेसिफिक समझा ना ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है माय डियर, वो 3 है, क्योंकि लिक्विड ए की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के 3 गुना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब इतना है कि अगर मैं लिक्विड के केस में बात कर रहा हूं, तो लिक्विड के केस में केवल इतना मतलब है कि किसी लिक्विड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के जितना गुना होती है, जितना ज्यादा, जितने टाइम्स होती है, समझा ना, उसे ही उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। अब ये 3 तुमने निकाला कैसे, समझा ना। जनरली एस का मतलब स्पेसिफिक और जी का मतलब ग्रेविटी, मैंने एस जी के द्वारा डिनोट कर दिया से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड ए की निकाली कैसे? 3 कैसे निकाला? आपने 3000 को डिवाइड कर दिया 1000 से, और 3000 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। 3000 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और बटे में 1000 है। 1000 क्या है? डेंसिटी है ये भी, परंतु स्टैंडर्ड लिक्विड की, तो बटे में क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। राइट और रॉन्ग? तो लिक्विड के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला ये रहता है, समझा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है डियर, उसका फॉर्मूला ये रहता है। क्लियर और नॉट? यस। तो इसलिए आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, समझ आया ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अगर कोई भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालना चाहते हैं तो उस लिक्विड की डेंसिटी को 1000 से डिवाइड कर देना, सीधा आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी। राइट और रॉन्ग? चलिए अब ये लिक्विड के केस में बात की, मैं गैसेज के केस में बात करता हूं। तो मान लो मेरे पास बहुत सारी गैसेज हैं, क्लियर और नॉट। अब उनमें से मान लो मेरे पास कोई गैस है एक, इस गैस का नाम मैंने, समझा ना, कुछ भी रख दो आप, मान लो मेरे पास गैस है और उस गैस का नाम मैंने बी रख दिया। मेरे पास एक गैस है बी। अब जो बी गैस है, इसकी जो डेंसिटी है, समझा ना, वह है, इसकी जो डेंसिटी है वह है 3.72 है। कितनी? 3.72 केजी पर मीटर की क्यूब है। राइट और रॉन्ग? चलिए अब देखो, गैस के केस में आप जानते हो जब किसी भी गैस की डेंसिटी की आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो गैस की अगर कंपैरिजन करनी तो थोड़ा स्टैंडर्ड से होगी, यानी एयर से होगी। क्लियर और नॉट? तो देखो डियर, अब जो एयर है वह एक स्टैंडर्ड गैस है। अब स्टैंडर्ड गैस अगर है तो स्टैंडर्ड चीजों का डेटा आपको याद होना चाहिए। तो एयर की जो डेंसिटी होती है डियर, वो होती है 1.24
kg पर मीटर की क्यूब। रट्टा मार लेना है आपको, समझा इस डेटा का। वाटर की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एग्जाम में, बहुत न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ेगी। वो डेंसिटी की वैल्यू नहीं देगा और आपको ये यूज करनी पड़ेगी। ओके यस। तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.24। अब 1.24 में आप 3 की गुणा करो। अगर 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 चौक 12 का 2 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 कम 3 और 1, समझ आ ना, 3 कम 3 तो 3.72। ओके चले तो देखो चालाकी देखो हमारी। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं, समझ आ ना, कि जो गैस बी है, इस गैस बी की, बी गैस की मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो मैं कह सकता हूं जो गैस बी है इसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी के कितना गुना है, तो आप कहेंगे 3 गुना है। कितना, 3 गुना है। इसलिए जो गैस बी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, गैस बी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है डियर, वह 3 कहलाएगी। और यहां भी स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमने कैसे निकाली, 3 कैसे निकाला, कैसा जी, बी की डेंसिटी को एयर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। तो करो डिवाइड, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गैस को आपने डिवाइड कर दिया डेंसिटी ऑफ एयर से। डेंसिटी ऑफ गैस को डिवाइड कर दिया आपने डेंसिटी ऑफ एयर, और एयर ना कहें, उसे बोले डेंसिटी ऑफ एयर। और एयर क्या है, स्टैंडर्ड गैस, तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, ये स्टोरी है। तो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई होगी और आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, चाहे लिक्विड का केस हो या केस हमारा गैस का हो, लिक्विड और गैस दोनों ही केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है डियर, समझा ना, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला वही रहता है। अगर आपको लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। गैस का निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उस गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस। चल, तो 2 फॉर्मूले हैं, लिक्विड के केस में अलग, गैस के केस में अलग, परंतु इन दोनों फॉर्मूलों को मिला के मैं सिंगल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, और एक ऐसा फॉर्मूला लिखना चाहता हूं जो लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड हो। ओके, तो अब ऊपर लिक्विड है या गैस है, दोनों को फ्लूइड कह सकता हूं यस। नीचे भी स्टैंडर्ड लिक्विड है, स्टैंडर्ड गैस है, परंतु दोनों को फ्लूइड कह सकता हूं मैं यस। तो इसका मतलब सर जी यहां से ये समझ आ सकता है हमारा कि अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो लिक्विड गैस दोनों के लिए वैलिड हो, तो बस इतना लिख सकते हैं आप कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यस। ये आ जाएगा डियर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। ओके, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे पास गैस है तो ऊपर गैस की डेंसिटी, और गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, एयर, तो नीचे एयर की डेंसिटी। अगर लिक्विड है तो ऊपर लिक्विड की डेंसिटी, और लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होता है, वाटर, तो नीचे वाटर की डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड है। तो इसको बढ़िया से रट्टा मार के रखना है माय डियर, समझ आ ना, बहुत बेहतरीन तरीके से याद करके रखने हैं फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूले भी एक नंबर में आपके जेईई के एग्जाम में और एई के एग्जाम में भटक चुके हैं, तो इसलिए हमें कुछ भी कमी नहीं करनी है, राइट। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। ओके चलिए, अब इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं यार। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये है, पर तो इस फॉर्मूले को आप एक और अलग तरीके से बना सकते हो, है ना। मान लो सपोज दैट मेरे पास, समझा, मान लो एक लिक्विड है, मेरे पास कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का नाम ए है, समझा ना। तो जो लिक्विड ए है, समझा ना, इस लिक्विड ए की कोई ना कोई डेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी या नहीं, यस। तो लिक्विड ए की जो डेंसिटी है, मान लो वह है 2000 kg पर मीटर की क्यूब है, समझा ना। तो अगर लिक्विड ए की डेंसिटी इतनी है तो लिक्विड ए का स्पेसिफिक वेट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट होता है रो जी, और रो जी का मतलब 2000 और गुणा जी, जी का मतलब 9.81। स्पेसिफिक वेट रो जी होता है ना सर जी, मैंने आपको बताया था डियर, स्पेसिफिक वेट पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्पेसिफिक वेट होता है रो जी, रो जी होता है या नहीं।
तो इसी लिक्विड ए का अगर स्पेसिफिक वेट निकालना चाहो तो रो में जी की गुणा कर दो तो इतना आ जाएगा टोटल, ये गुणनफल आ जाएगा स्पेसिफिक वेट के बराबर। चलिए उसके बाद वाटर की बात करें, अगर आप वाटर की बात करें डियर, तो ये बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है सर जी 1000 kg पर मीटर की क्यूब, राइट। चलिए उसके बाद वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना आ जाएगा? सर जी सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक होता है रो जी, यानी 1000 में अगर आप गुणा कर दें किसकी 9.81 की, समझ आ ना, तो स्पेसिफिक वेट आ जाएगा सीधा। तो वाटर का स्पेसिफिक वेट इतना होगा, लिक्विड ए का स्पेसिफिक वेट इतना होगा, राइट। चलिए परंतु अब मुझे एक बार बताओ आप, मुझे लिक्विड ए की, जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ कितनी है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड ए, तो लिक्विड ए की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालेंगे तो तरीका क्या होता है कि ए की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी का कितना गुना है? 2 गुना है। तो लिक्विड ए की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कौन से फॉर्मूले से निकाला? इस फॉर्मूले से निकाला। 2000 को डिवाइड कर दिया 1000 से, यानी लिक्विड की डेंसिटी को, लिक्विड ए की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। तो ये तो फॉर्मूला लगाया जैसे, परंतु एक तरीका और भी है डियर, एक फॉर्मूला और भी हो सकता है। अगर मुझे लिक्विड ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, इन दोनों डेंसिटी का रेशो भी 2 है, परंतु अगर तुम देखो दोनों के स्पेसिफिक वेट का रेशो भी डबल ही है। इस डेंसिटी को इससे डिवाइड किया तो भी 2 आया, परंतु अगर लिक्विड ए के स्पेसिफिक वेट को, अगर लिक्विड ए के स्पेसिफिक वेट को वाटर के स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर दूं तो भी तो 2 ही आ रहा है। अरे तो भी तो फॉर्मूला 2 ही आ रहा है। यस, क्यों? क्योंकि सर जी ये रहा 2000 और गुणा 9.81 को अगर आप 1000 गुणा 9.81 से डिवाइड करते हो तो कटने के बाद ये भी तो 2 ही आ रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ए की 2 ही आ रही है। इसलिए एक फॉर्मूला तो माय डियर समझ आना ये है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, परंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले को एक और अलग तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। और वो तरीका क्या है अब आपको पूरा डिटेल में समझ आ भी गया, अंदाजा लग भी गया कि स्पेसिफिक वेट का एक दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, सॉरी स्पेसिफिक वेट नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझ आया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक दूसरा फॉर्मूला और भी हो सकता है, ऊपर स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड और डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो एक ये फॉर्मूला हो सकता है डियर किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा, समझा ना। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले 2 हैं हमारे पास, राइट। पर तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, समझा ना, हम दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। पर तो ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं? ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसे आप रट्टा मार के रखेंगे बढ़िया से, ओके। चलिए उसके बाद समझा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने देख लिया। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज हमें और देखनी है डियर, ये बताओ, अब एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चीज देखते हैं कि आपको समझ आई है या नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रैक्टिकल फील क्या है, समझा ना। अगर मान लो किसी लिक्विड की, अब मैं लिक्विड की बात करूंगा, गैस की बात नहीं करूंगा क्योंकि गैस हमारे स्कोप में ज्यादा है नहीं, हमें ज्यादातर लिक्विड की बात करनी है, समझा ना। तो अगर मैं आपसे कहूं, राइट, अगर मैं आपसे कहूं डियर कि सपोज दैट कोई लिक्विड है और इस लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 4 है, तो इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी, समझा ना। तो सर जी देखो मैंने आपसे ये कहा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, किसी भी लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या बताती है कि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी की कितना गुनी है। तो अगर इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है तो इसका मतलब ये है कि इस लिक्विड की जो स्पेसिफिक, इसकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी का 4 गुना है, और यानी वाटर की डेंसिटी का 4 गुना है, क्योंकि स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है? वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 का मतलब है कि इसकी जो डेंसिटी वो 4 गुनी है पानी की डेंसिटी की, और पानी की डेंसिटी तो 1000 थी, तो सर जो इसकी 1000 है इसकी 4 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी हो जाएगी 4000। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? सीधा 4000
केजी पर मीटर के क्यूब। प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूले की जरूरत ना पड़नी चाहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में भी छक्के छुड़ाएगा नहीं तो तुम्हारे समझ, क्योंकि कंपटीशन में माय डियर कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, समझा ना, परंतु एक्यूरेसी होनी चाहिए, परंतु एक्यूरेसी के साथ साथ में स्पीड भी होनी चाहिए। तो हमें स्पीड और एक्यूरेसी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक चीज पे फोकस करके चलना है, जिससे कोई भी कसर रहे ही ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक लिक्विड है मेरे पास, कोई दूसरा लिक्विड है, समझ आया ना, ये कोई दूसरा लिक्विड है, और इस लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.5 है, यानी 3.5 है। तो इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी? अरे 1000 से गुणा कर दो, 4 में 1000 की गुणा कर, 1000 से गुणा कर दो, तो यानी पानी की डेंसिटी 3.5 गुना है, यानी 1000 का 3.5 गुना कितना होगा? यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर 1000 की गुणा ठोक दोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, तो सीधा 3500 केजी पर मीटर की क्यूब हो जाएगी डियर। समझ आया ना? यस। तो इसलिए अगर किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन हो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दे दी है तो आपको डेंसिटी निकालने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए सेकंड से पहले। स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 की गुणा करते ही क्या बन जाता है? डेंसिटी। समझ आया ना? चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ आई? ओके। अब इसके बाद एक छोटा सा लॉजिक और देखो डियर, एक लॉजिक और देखो, समझ आया ना? मान लो जैसे कि अगर बात करें, समझ आया ना, वाटर, अगर आप वाटर की खुद की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना लगो, अगर खुद की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो वाटर की, तो ऊपर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड तो इस बार इत्तेफाक से वाटर ही है, और बट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड 1000 ही आ जाएगी भी, 1000 से 1000 कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 मान रहे हैं आप, क्योंकि फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड इत्तेफाक से इस बार वाटर ही है तो 1000, बट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, और स्टैंडर्ड लिक्विड भी वाटर ही होता है, तो इसलिए 1 आ जाती है। समझ आया ना? तो यहां से आप कह सकते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी होती है? 1 का मतलब यूनिटी। ओके, चलिए अब मेरे पास एक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 3 है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी 3 गुना है, 3 गुना, यानी डेंसिटी 3000 है। और डेंसिटी ज्यादा तो इसका मतलब वो लिक्विड भारी है, और डेंसिटी कम तो इसका मतलब है लिक्विड हल्का है। समझ आया ना? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, तो पानी की तो 1 होती है, इसका मतलब जो ये लिक्विड है, ये वाला लिक्विड पानी से भारी है। क्लियर और नॉट? और अगर एक दूसरा लिक्विड मेरे पास है, समझ आया ना, एक दूसरा लिक्विड मेरे पास है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, तो डेंसिटी कितनी होगी? 500, 1000 की गुणा कर दो उसमें, यानी आधा गुनी है, 1000 का आधा गुना कितना होगा? 1000 में आधे की गुणा करो, 0.5 आएगा, यानी 500 आएगा, सॉरी 500 आएगा। तो इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.5 है, तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी? डेंसिटी कितनी होगी इसकी? 500। डेंसिटी हो जाएगी इसकी 500 केजी पर मीटर की क्यूब, राइट। और इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी डियर? इसकी हो जाएगी 3000 केजी पर मीटर की क्यूब, यानी पानी से कम डेंसिटी और पानी से ज्यादा डेंसिटी है। इसका मतलब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, तो इसका मतलब वह लिक्विड पानी से लाइटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, तो यानी डेंसिटी 1000 से ज्यादा है, यानी पानी से भारी लिक्विड है वो, पानी से भारी लिक्विड है वो। राइट और रॉन्ग? समझ आया ना? तो 2 बातें यहां से आपको लिखनी है, और 2 स्टेटमेंट यहां से आप लिख सकते हैं डियर। और वो 2 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं कि पहले एक हाइलाइटर बना के लिख सकते हैं आप कि इफ, समझ आया ना, अगर किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझ आया ना, यानी ऐसा लिख सकते हैं आप यहां से, अगर देखें कि अगर किसी भी लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस देन 1 है, अगर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब इट इज, जो ये लिक्विड है, इट इज लाइटर, इट इज लाइटर मतलब हल्का, इट इज लाइटर देन वाटर, वो लाइटर देन वाटर, राइट। और अगर किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन 1 है, देन दैट लिक्विड विल बी हैवियर देन वाटर,
तो क्या होगा, इट विल बी, जो लिक्विड है इट विल बी हैवियर देन वाटर, इट विल बी हैवियर देन वाटर, पानी से भारी होगा ये। क्लियर और नॉट? चलिए, तो आई होप ये पूरी स्टोरी आपको समझ आई होगी, समझा ना। चलो अब इसके बाद देखो डियर, यहां पे आपको चीजें ध्यान रखनी है। जैसे समझा ना, अगर आप अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की जो अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी होती है, समझा ना, वह है 750। अल्कोहल की मान लो 750 के अप्रोक्स होती है केजी पर मीटर की क्यूब, समझा ना। तो उसके इसलिए जो अल्कोहल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 0.75। तो 1 से कम है ना भाई, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आ जाएगा या नहीं? यस। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए अल्कोहल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.75 होती है, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। ये जनता जानती है, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में फिट कर लेना। चले, अब उसके बाद एक होता है मरकरी। अगर मरकरी की बात करें तो आप जानते हैं मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13,600 केजी पर मीटर की क्यूब होती है। इसे रट्टा मार लेना, डेटा है ये। क्योंकि मरकरी और वाटर ये दो ऐसे लिक्विड हैं कि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसलिए इनका जो डेटा है वो आपको याद होना चाहिए, राइट। तो कितना आ गया सर जी? ये 13,600 होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी इसकी? 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मरकरी तो लिक्विड है, और मरकरी लिक्विड है परंतु एक मेटल है, और इकलौती ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मरकरी। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 13.6। इसका मतलब मरकरी की जो मरकरी है वो मरकरी की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी का 13.6 गुना है। तो काफी हैवियर है, मरकरी बहुत हैवी होता है या नहीं? इसलिए होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप। तो देखो डियर, अब यहां मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कुछ डेटा दे रहा हूं, उस डेटा को ढंग से याद रखना है, समझा। जैसे कि वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है कितना? 1000 केजी पर मीटर की क्यूब, और यही फिगर आपको यूज करना है, यही डेटा आपको यूज करना है। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी की डेंसिटी होती है डियर कितना? 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। चले, मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो इजीली फिर आप निकाल ही लेंगे, कितना होगी? 13.6। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस, राइट। अगर वाटर की, वाटर मतलब H2O, अगर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें डियर यहां पे आप, तो कितनी होती है? 1। समझ आया ना? तो ये डेटा जनरली आपको ध्यान रखना है, ओके। क्यों? क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एयर, क्योंकि एयर भी क्या है? स्टैंडर्ड गैस है, तो इसका डेटा भी आपको याद होना चाहिए। एयर का जो डेंसिटी है वो होती है 1.24 केजी पर मीटर की क्यूब, और एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1 होती है, क्योंकि ऊपर भी एयर की और नीचे भी एयर की, परंतु फिर भी गैस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा डेटा समझा ना, आपको याद होना ही होना चाहिए, राइट। और सिंपल सा डेटा है, समझा ना, क्योंकि एयर तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए, राइट। चलिए, तो आई होप ये पूरी स्टोरी आपको समझ आई है और स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, समझ आना। चलिए, इसके बाद डियर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक टोटल देखा जाए तो 4 प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं, समझ आना। उसके बाद फ्लूइड की जो 5वीं प्रॉपर्टी है डियर, फ्लूइड की जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो है कोहेशन एंड अडहेशन। वो क्या है? कोहेशन एंड अडहेशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डियर कोहेशन एंड अडहेशन, राइट और रॉन्ग? तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो कोहेशन एंड अडहेशन है क्या, समझते हैं, समझा ना। तो देखो डियर, हम इतना जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी लिक्विड हो, समझा, या हम गैस की जनरली बात नहीं करते, लिक्विड की ज्यादातर बात करते हैं। दुनिया का चाहे कोई भी लिक्विड हो, हर एक लिक्विड या हर एक सॉलिड हमेशा छोटे छोटे मॉलिक्यूल या पार्टिकल से मिलकर बना है, समझा ना। और उन पार्टिकल के बीच में और मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल कहें या पार्टिकल कहें एक ही बात है। यहां पर जनरली केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे, जो मॉलिक्यूल बोलेंगे तो पार्टिकल भी बोल सकते हैं हम। तो दुनिया का हर एक लिक्विड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है,
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, पर तो हम केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स बोल के ही चलेंगे। राइट और रॉन्ग? यस। हाँ, अलग अलग लिक्विड में समझा, यह अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स बराबर होता है। किसी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, किसी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कम है। क्लियर और नॉट? और किसी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है, और किसी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि मरकरी बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम होता है, और मॉलिक्यूल के बीच का गैप दूरियां कम तो लगाव ज्यादा। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? एक तरीके का लगाव है। तो इसलिए मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही खतरनाक होता है। समझा ना? यस। तो देखते हैं कोहेसन और अधेसन है क्या। समझा ना? कोहेसन एंड अधेसन है क्या। तो देखो, मान लो मेरे पास ये मरकरी है, मान लो मेरे पास एक मरकरी है। अब इस बर्तन के अंदर ये भरा हुआ है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है मरकरी के, ये बहुत सारे मरकरी के ही मॉलिक्यूल है, ये नहीं? यस। उसके बाद मान लो ये तो मरकरी के मॉलिक्यूल है, समझा ना? अब मैं मान लेता हूं कि सपोज दैट मेरे पास वाटर है, मेरे पास वाटर है, और ये वाटर भी इस बर्तन के अंदर भरा हुआ है। तो अगर इस बर्तन के अंदर वाटर भरा है, तो वाटर के पार्टिकल के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स है। यस, समझा ना? चलिए, तो यहां से देखो, मान लो ये वाला पार्टिकल भी मरकरी का है, और ये वाला पार्टिकल भी मरकरी का है, तो इन सभी पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये दो पार्टिकल मैंने ले लिए, ये दो पार्टिकल मैंने ले लिए सपोज दैट, और ये पार्टिकल भी मरकरी का है, और ये भी पार्टिकल मरकरी का है, पार्टिकल मॉलिक्यूल कुछ के। इन दोनों पार्टिकल के बीच में भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, समझा ना? क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल मरकरी का है, ये भी मरकरी का है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे आप कोहेसिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। उसे कहेंगे आप कोहेसिव फोर्स। राइट और रॉन्ग? यस, उसे आप कोहेसिव फोर्स कहेंगे। अब मान लो अगर मेरे पास एक ये पार्टिकल वाटर का है और ये भी वाटर का है, दो पार्टिकल वाटर के हैं, मान लो एक तो ये पार्टिकल है वाटर का और ये भी वाटर का पार्टिकल है, तो ये भी वाटर का पार्टिकल है सर जी, और ये भी वाटर यानी वाटर का पार्टिकल है। तो इन दोनों के बीच में भी तो कोई ना कोई, इन दोनों के बीच भी तो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। एक अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। समझा ना? और डियर, समझा ना? और यहां पर इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे भी कोहेसिव फोर्स ही कहेंगे, कोहेसिव फोर्स ही कहेंगे। राइट? तो देखो स्टोरी क्या है, समझ आया होगा। एक ही मटेरियल के, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम मटेरियल, देखो ये भी सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, ये मॉलिक्यूल भी वाटर का, ये भी वाटर का, ये मरकरी का तो मरकरी का। राइट? तो इसलिए सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। राइट? चलिए, परंतु अगर थोड़ा सा स्टोरी को चेंज किया जाए, समझा? मान लो ये तो सबसे पहला पॉइंट है, समझा? अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो डियर, अगर मैं थोड़ा कहानी चेंज कर दूं कि मान लो मेरे पास ये कोई ग्लास है, ग्लास की प्लेट है, इस ग्लास की प्लेट के ऊपर, इस ग्लास की प्लेट के ऊपर, समझा ना? अगर यहां पर एक पानी का मॉलिक्यूल रख दिया जाए, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। इमेजिन करें वाटर मॉलिक्यूल है, ये किसका है? पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर का। राइट? तो डियर एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास ये कोई ग्लास की प्लेट हो और इसके ऊपर पानी की बूंद में रख दूं, और पानी की बूंद रखने के बाद अगर मैं से यूं कर दूं, समझा ना? तो देखो ऐसा करो कि मान लो पानी की प्लेट आपके पास है, ये ग्लास की प्लेट आपके पास है, इसके ऊपर पानी रख दिया आपने, तो पानी भी तो होल्ड है, पत्ते से उल्टा करेंगे तो काफी पानी नीचे गिर जाएगा। पानी नीचे तो गिर जाएगा, परंतु गारंटी कुछ ना कुछ पानी के पार्टिकल ग्लास के सरफेस से, समझा, चिपके रहेंगे। तो अगर वो ग्लास से की प्लेट से चिपके हुए हैं, जबकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरने चाहिए, यस, पर तो नहीं गिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल को ग्लास के पार्टिकल ने अट्रैक्ट कर रखा है।
इसका मतलब कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स ग्लास के पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच भी लगता है। परंतु तो इसका मतलब क्या है, वाटर और ग्लास, यहां पे अगर देखेंगे सर जी तो वाटर और ग्लास इन दोनों के बीच में भी यहां पे कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स जरूर कार्य करेगा, समझ आ ना। परंतु कहानी अलग है, ग्लास के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल ये दोनों सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल नहीं है, तो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे अधेसिव फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधेसिव, उसे आप अधेसिव फोर्स कहते हैं। तो अधेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच, डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को अधेसिव फोर्स कहते हैं। जबकि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो देखो सर जी, समझा ना, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स दोनों के दोनों ही अट्रैक्शन नेचर के होते हैं, दोनों ही अट्रैक्शन फोर्स है। बस बात यह है, ये सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है और ये डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है दोनों ही अट्रैक्शन फोर्स। ऐसा नहीं अट्रैक्टिव फोर्स है और ये रिपल्सिव फोर्स है, नहीं, दोनों अट्रैक्टिव टाइप है, तो सेम नेचर है परंतु कहानी अलग है। बताइए यहां तक की स्टोरी समझ आई? यस। अब इधर देखो आप, तो इसका मतलब सर जी हम ये कह सकते हैं कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो ट्रैक्शन फोर्स है उसे क्या कहते हैं आप, समझा, उसे कहते हैं आप कोहेसिव फोर्स, समझा। और डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो ट्रैक्शन फोर्स है क्या कहते हैं, अधेसिव फोर्स, समझा ना। चलिए, तो कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स तो हमने देख लिया, पर तो कोहेसन अधेसन क्या है वो देखते हैं। तो देखो, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और जो ये घटना है, जिस घटना के अंतर्गत सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस घटना को कोहेसन कहा जाता है, राइट। चलिए, उसके बाद डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो ट्रैक्शन फोर्स होता है उसे अधेसिव फोर्स कहा जाता है। और जो ये घटना है इसे अधेसन कहा जाता है। ये जो घटना घटित हो रही है कि समझ के अलग अलग बिरादरी के मॉलिक्यूल भी, अलग अलग जाति के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं। भाई अट्रैक्शन फोर्स का मतलब दोस्ती तो है, तो सेम कास्ट के देखो, अरेंज मैरिज मतलब कोहेसिव फोर्स, और इंटर कास्ट मैरिज मतलब सेम कास्ट मैरिज मतलब कोहेसिव फोर्स, और इंटर कास्ट मैरिज मतलब अधेसिव फोर्स, समझा ना। जैसे देखते हैं हिंदुस्तान में ऐसा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि लड़का मान लो ब्राह्मण है और लड़की मान लो गुर्जर है, समझा ना। तो ऐसे चलता है ये नहीं, तो मतलब इंटर कास्ट मैरिज, समझा ना। पर तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, समझा ना। हम यहाँ सोसाइटी में अगर देखें तो सेम कास्ट चलता है, राइट। तो इसलिए हम कोहेसिव फोर्स पे जिंदा है, समझा ना। तो इस तरीके का स्टोरी। तो इसका मतलब कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब है सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, और अधेसिव फोर्स का मतलब है डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्टिव फोर्स, और ये घटना कहलाती है अधेसन। चलिए, तो अब यहां से दो डेफिनेशन लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं कोहेसन की डेफिनेशन लिखूंगा। तो कैसे लिखेंगे आप कि द अट्रैक्शन फोर्स which exist between the particles of same material between the particles of same material is called क्या कहलाता है, is called cohesive force, is called cohesive force and this phenomenon, घटना को बोलते हैं इंग्लिश में phenomenon, and this phenomenon का मतलब घटना, and this phenomenon is called cohesion. This phenomenon is called cohesion. तो माय डियर ये तो समझा ना, कोहेसिव फोर्स और कोहेसन की डेफिनेशन है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझा। अब इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट एरो लेंगे और इसमें हम डिफाइन करेंगे अधेसन को। तो कैसे लिखेंगे आप कि द अट्रैक्शन फोर्स
the attraction force which exists between the particles कहें या molecules कहें की बात है, between the particles of different materials is called adhesive force and this phenomena, जो ये घटना है, फिनोमिना मतलब फिनोमिना या फिनोमिनन एक ही बात है, and this phenomena is called adhesion. तो इसका मतलब adhesion या adhesive force दोनों एक ही चीज है, बस ये घटना है, परंतु इस घटना का संबंध भी तो adhesive force से है। यस, चलिए, तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी, adhesive force एंड adhesion दोनों की। ओके, चलिए अब देखो डियर, इसके बाद अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कॉपर और वाटर, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे आप adhesive force। उसे क्या कहेंगे आप, adhesive force, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं। परंतु अगर आप कॉपर और मरकरी की बात करेंगे, कॉपर और मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे कोहेसिव फोर्स, उसे भी आप कहेंगे adhesive force। समझ आया ना भाई, कॉपर मरकरी ये भी तो दोनों अलग अलग मटेरियल है, और अलग अलग मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे क्या कहेंगे आप, उसे भी आप adhesive force कहेंगे, उसे भी आप adhesive force ही कहेंगे। और मान लो कॉपर मरकरी, कॉपर वाटर है, या फिर वाटर मरकरी दोनों लगा तो इनके भी बात वही बैठेगी। चलिए अब देखो, उसके बाद अगर मैं एल्यूमिनियम एंड वाटर की बात करूं, तो एल्यूमिनियम और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे भी क्या कहेंगे आप, उसे भी सर जी adhesive कहेंगे आप, उसे भी आप adhesive force ही कहेंगे। राइट और रॉन्ग, उसे भी आप adhesive force ही कहेंगे। राइट, चलिए अब देखो डियर, परंतु अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे आप कोहेसिव फोर्स। या फिर कॉपर के मॉलिक्यूल के बीच में जो है, परंतु ज्यादातर हम लिक्विड की बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉपर के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे, परंतु फिर भी ज्यादातर हम लिक्विड के ऊपर फोकस करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद मरकरी और मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे भी आप कोहेसिव फोर्स ही कहेंगे, तो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई होगी कि कोहेसिव फोर्स और adhesive फोर्स क्या है। राइट और रॉन्ग, चलिए 1 मिनट। बताइए डियर, तो यहां तक की पूरी स्टोरी क्लियर है। तो कोहेसिव फोर्स एंड adhesive फोर्स की बात हमने कर ली है। राइट, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा एक बेसिक सा नॉलेज हमें होना चाहिए। तो देखो, हमने बात की थी कि एग्जांपल लेते हैं, हमने बात की थी डियर, एग्जांपल क्या नोट लेते हैं, समझा। तो जनरली अगर बात करें तो एक नोट में आप देखो, सर जी मेरे पास एक तो वाटर है और एक मरकरी है। अब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, और मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है। पर तो जानते हैं कि मरकरी गाढ़ा है, अगर गाढ़ा है तो गारंटी है, क्योंकि पानी से 13.6 गुना ज्यादा भारी है, तो काफी भारी होता है मरकरी, समझा ना। तो इसलिए मरकरी की अगर बात करें तो माय डियर, जो मरकरी वो गाढ़ा है, तो इसका मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम है, और मॉलिक्यूल के बीच का गैप अगर कम होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। ये कुछ ऐसी स्टोरी है कि मान लो अगर कोई 2 चुंबक आपके पास हो, तो अगर वो चुंबक यहां है तो अब तो बहुत ज्यादा गैप है, अब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अगर 2 चुंबक यहां है, तुमने यूं पकड़ लिया, समझा, एक चुंबकीय मैग्नेट, तो 2 मैग्नेट अगर ऐसे से यहां रखी हैं, इतना गैप है, तो अट्रैक्ट तो अभी कर रही है एक दूसरे को, वो पर तो और नजदीक ले आए तो अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा स्ट्रांगली करेंगी। तो बीच का गैप अगर मैग्नेट का कम है
तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, बीच का गैप थोड़ा सा ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम। तो इसलिए मरकरी गाढ़ा है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम है, तो इसलिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है और वाटर का कोहेसिव फोर्स कम होता है, क्योंकि वाटर हल्का है। इसका मतलब वाटर के कंपैरिजन में देखें आप तो वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा दूर दूर माने जा सकते हैं और वाटर का अट्रैक्शन फोर्स इसलिए कम आएगा और ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स, यहां से आप कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स, ध्यान देना बच्चों, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, कोहेसिव फोर्स इज वाटर लेस देन कोहेसिव फोर्स ऑफ मरकरी। बताइए डियर, यहां तक की ये बात आपको समझ आई है नहीं? यानी वाटर का जो कोहेसिव फोर्स है वो लेस देन, देखो लेस देन का साइन है ना, ये वो लेस देन है, समझा ना। और माय डियर मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। तो कभी कभी मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करूंगा, देखो अरेसिव फोर्स की बात हम कम करेंगे, कोहेसिव फोर्स की बात थोड़ा ज्यादा होगी। राइट और रॉन्ग? तो यहां तक की कहानी समझ आई? मरकरी गाढ़ा है तो जो चीज गाढ़ी है उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ओके चलिए, तो यहां से एक चीज और देखने डियर, नोट आपने देखा, एक नोट और देखो आप, ये नोट बड़े ही धमाकेदार है क्योंकि ये काफी चीजें हमें सिखाते हैं। नोट में एक दूसरा नोट है, अगर मैं आपको दे दूं कि मेरे पास एक तो वाटर है एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वाटर है, एल्कोहल है, समझा ना, फिर क्या है, मरकरी है डियर, और हनी है। हनी मतलब शहद है, हनी क्या है, शहद। तो इनमें सबसे ज्यादा भारी कौन है, मरकरी। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसका होगा, मरकरी का। उसके बाद शहद, शहद थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा है, तो मरकरी के बाद शहद आएगा, हनी आएगा, हनी के बाद वाटर आएगा। वाटर से भी ज्यादा हल्का होता है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, इसकी 1 से कम। तो अल्कोहल इज लाइटर देन वाटर। तो इसका मतलब इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन चारों लिक्विड में से, चारों के चारों लिक्विड है माइडियर, इन चारों लिक्विड में कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसकी अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है? तो ऑफकोर्स जो ज्यादा गाढ़ा है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी गाढ़ा है यानी ज्यादा है। तो इसका मतलब सर जी देखो, जो कोहेसिव फोर्स है, मैं कोहेसिव फोर्स की तुलना कर रहा हूं डियर, जो इनका कोहेसिव फोर्स है उस कोहेसिव फोर्स को मैंने कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर दिया। एफ का मतलब फोर्स, समझ आया ना। चलिए, तो अब आप मुझे बताएंगे कि जो एफ है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, समझा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा मरकरी का। इससे कम किसका होगा, इसके बाद आएगा हनी, शहद। शहद का अट्रैक्शन फोर्स कम है एट द एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद किसका होगा सर जी, फिर आएगा वाटर, हनी से थोड़ा हल्का है वाटर। उसके बाद वाटर से भी कम अट्रैक्शन फोर्स कितना है, अल्कोहल का। कितना है, अल्कोहल। राइट, चलिए, तो देखो डियर, प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, समझा ना। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है डियर, आगे चल के बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, जो मैंने भी आपको कंपैरिजन कराया। राइट, देखो अल्कोहल में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि तुमने देखो अगर ये बर्तन के अंदर अल्कोहल का आप रख दें तो उड़ने लगता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, समझा। अगर एक गिलास में पेट्रोल भर के तो पेट्रोल उड़ता है या नहीं? ढक्कन अगर टंकी का खुला रह गया, बाइक की टंकी का अगर ढक्कन खुला रह गया तो पेट्रोल उड़ने लगता है। उड़ने का मतलब क्या है कि टंकी के अंदर जो पेट्रोल पड़ा है उस पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी है, परंतु अगर पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन बहुत हाई होता, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता, यानी दिल लगी ज्यादा होती, तो फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के ना जा रहे होते। इसलिए पेट्रोल उड़ता है तो इसका मतलब पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में लगाव कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए दूसरे कहीं भी एक दूसरे को छोड़ के तुरंत तलाक दे देते, तुरंत भाग जाते। पर तो पानी जनरली नहीं उड़ता है ना, यस, तो इसलिए समझा। उड़ने का मतलब इवेपोरेशन अलग चीज है, मैं उड़ना अलग चीज है, समझा ना। तो ध्यान रखना, तो इस स्टोरी से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो उड़ता है, समझा ना। तो इसलिए जो अल्कोहल है माय डियर, समझा ना, अल्कोहल की डेंसिटी भी सबसे कम है, इसलिए सबसे कम गाढ़ा है, तो इसलिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स भी सबसे कम है। क्लियर और नॉट? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग द अट्रैक्शन फोर्स। और ज्यादातर हमें अट्रैक्शन फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स, तो समटाइम्स मैं कोहेसिव फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकता हूं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो आई होप माय डियर ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, समझा ना। और अब तक 5 फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमने डिटेल में डिस्कस की है और ये 5 की 5 प्रॉपर्टी आपको पता होगा। राइट, चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी
फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी डियर, वो होगा सरफेस टेंशन, और बहुत ही धमाकेदार प्रॉपर्टी है, और सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। चलिए डियर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।